तू लाख बुरा चाह ले, कोशिश कर ले जितनी बार। तू लाख बुरा चाह ले, कोशिश कर ले जितनी बार। फौलाद से बने हैं हम, तूफानों से नहीं डरते। मुस्कुरा कर चलना फितरत है हमारी, कोई मुश्किलों काम से नहीं डरते। नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ जज्बात के 15वें एपिसोड में। हर एपिसोड में एक नई सेलिब्रिटी, एक नई पहचान के साथ आपके पास मौजूद होते हैं, उनकी जीवन रेखा को लेकर के, ताकि उनकी जीवन रेखा से हम इंस्पायर हो सकें, जीवन स्रोत से उनसे कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान खान मौजूद हैं हमारे साथ। ये राजस्थान अलवर से आए हैं और इन्होंने अभी तक 50 से ज़्यादा एजुकेशन ऐप्स इंटरनेट पे बनाए हैं जो बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जज्बात में। थैंक यू। कैसा रहा है अब तक जीवन का सफ़र आपका? अच्छा रहा। संघर्ष तो जीवन में आते ही हैं, और जब आप कुछ अलग से करना चाहें तो निश्चित है कि आपको कुछ खास करना होता है, कठोर मेहनत करनी होती है, प्लान बनाने होते हैं। इस रास्ते में कई बार आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, असफलता भी मिलती है, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यात्रा है, जारी रखनी चाहिए, जारी। सर, अलवर बहुत छोटी सी जगह है राजस्थान में, वहाँ पे रह करके आपने आप जैसी चीज़ों को इवॉल्व किया, आप लोग यूज़ करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं उसमें। ये सोच कहाँ से आई और कहाँ से आपने इतने सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इतना आसानी से कैसे कर पाए? क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है भी नहीं है, तो बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इंटरनेट तो खैर सभी जगह है। अलवर वैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पर मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहाँ चाह होती है वहाँ राह बनी जाती है, और आवश्यकता आविष्कार की जन्म है। शिक्षक के रूप में मैंने देखा कि रूरल एरियाज में और अर्बन एरिया में बहुत बड़ा गैप है। हमें वो गैप फिल करना है। गांव के बच्चों को भी अवसर मिलने ही चाहिए, उनको भी अच्छी शिक्षण सामग्री मिले। इस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने आईटी का सहारा लिया, और आईटी में ये गैप कम मायने रखते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम वेबसाइट्स बनाएं, एजुकेशनल ऐप्स बनाएं और उनको फ्री उपलब्ध कराएं। क्योंकि मोबाइल तो हर हाथ में पहुंच चुका है। गाँव में भी आपको स्मार्टफोन मिल जाएंगे। 3G नहीं तो 2G आपको इंटरनेट सुविधा भी मिल जाएगी, ब्रॉडबैंड पहुंच रहे हैं। तो हम इसके माध्यम से शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, अच्छी सामग्री बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। यही मकसद है। तो जो 50 ऐप जो आपने अलग अलग जैसे जनरल साइंस पे, जनरल न्यूज़ पे, एसएससी एग्जाम्स पे बनाए हैं, ये सब विषय कहाँ से मिला आपको? ये सब शुरुआती ऐप्स तो मैंने मेरे सब्जेक्ट गणित और विज्ञान के लिए बनाए, लेकिन उसके बाद जब बच्चों के रिव्यूज़ मुझे प्राप्त हुए, कमेंट्स प्राप्त हुए, बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे ईमेल आए, तो जो ज़्यादा मांग करने लगे मैं उसी का ऐप बना देता हूँ। एसएससी की मांग की मैंने बच्चों के लिए एसएससी का ऐप बनाया, क्योंकि हर जगह कोचिंग की सुविधा नहीं है। कोचिंग में पैसे लगते हैं। तो बच्चों ने मांग की, सर हम कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें एसएससी का कंटेंट उपलब्ध कराइए, करंट जीके उपलब्ध कराइए। तो मैंने वो बना दिया एसएससी एग्जाम। इसी तरह RAS ट्यूटर। कुछ ऐप्स मेरे प्राइमरी लेवल के हैं जो छोटी क्लासेस के लिए हैं, कुछ सेकेंडरी क्लासेस के लिए, 10वीं 12वीं के एग्जाम के लिए, बाकी सब कॉम्पिटिशन के लिए। तो इससे, इस ऐप बनाने से आपको, जैसे 55 ऐप्स बना चुके हैं अभी तक आप, तो इन ऐप को बनाने से आपको कुछ फ़ायदा मिला? इकोनॉमिकल की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक्स की, यदि इकोनॉमिकल लक्ष्य होता तो निश्चित मिलता, पर शायद जो मेरा टारगेट ग्रुप था, जिन बच्चों के लिए बनाए थे, उन तक नहीं पहुँच पाते। तो मैंने सभी ऐप्स को फ्री रखा है, इसलिए इकोनॉमिकली कोई फायदा नहीं। इकोनॉमिकली कोई फायदा नहीं, लेकिन आपका खर्च तो पड़ा होगा इन चीज़ों को डिज़ाइन करने में। बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मैं सारे काम खुद ही कर लेता हूँ, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो कोडिंग हो, मैं सब कर लेता हूँ। खुद से किया सब कुछ आपने। लेकिन लगभग एक ऐप पे कितना खर्चा है? ये एक्चुअली प्रोफेशनल से पूछे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। प्रोफेशनल के हिसाब से आप 50,000 लाख कुछ भी हो सकती है। वो उस ऐप पे भी डिपेंड करता है, उस ऐप में क्या फीचर है। पर चूँकि मेरा तो शौक है, तो इसमें पैसे कहाँ से आएंगे? आपका शौक है तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो बहुत सही बोली आपने। तो जो ऐप बनाने का सिलसिला है वो अभी थम गया है कि आगे बनते रहेंगे ऐप्स बच्चों के? कुछ नहीं करना, वो कंटिन्यू है।
अभी भी मुझे जब वक्त मिलता है मैं करता हूँ। और एसएससी एग्ज़ाम डेली जीके के ऐप तो मैं अभी भी रोज़ अपडेट करता हूँ। सुबह का वक्त उनके लिए ही होता है। इतना ज़रूर है कि अब मुझे बहुत सी जगह जाना होता है, बहुत सी कंपनियों में, बहुत से इंस्टीट्यूट्स में, विश्वविद्यालय बुलाते हैं, कॉलेज बुलाते हैं, तो वहाँ भी जाता हूँ। पर उसके अलावा जो समय होता है उसमें मैं अपने ऐप्स को अपडेट करना, नई कोड क्रिएट करना, वो करता हूँ। नरेंद्र मोदी ने आपको लंदन में अपने भाषण में आपका जिक्र किया था, तो क्या उस बात से आप प्रभावित हैं और खुश हैं? इससे कौन खुश नहीं होगा। अच्छा, खुश हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी साधारण से व्यक्ति का नाम लें, और वो भी विदेश की धरती पर, और वो भी इस अंदाज में, आपने सुना है ना? देखिए, तो हर कोई खुश होगा, हम भी खुश हैं निश्चित रूप से। ये काम तो चूँकि शौक में किया है, पर उसकी पहचान हो रही है, ये अच्छी बात है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि इकोनॉमिकली फ़ायदा नहीं है, लेकिन जितना फ़ायदा आपको मिला शायद नहीं मिल सकता। बिल्कुल, हर फायदे को पैसे में नहीं आता नहीं था। शायद ये जो फ़ायदा है और ये जो पहचान है, पैसे में कभी नहीं। सर, आपके जीवन का स्रोत कौन है? कौन आपको जीवन की प्रेरणा देता है? कौन आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है? मेरे ख्याल से सभी के जीवन के सूत्र और प्रेरणा तो माता पिता ही होते हैं। पर उनके अलावा मैं किसी का नाम लूँ तो एक IAS ऑफिसर है जो फिलहाल जयपुर में, आशुतोष एटी पेडनेकर, मैं उनका नाम लेता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। और सैट की यात्रा में पूरा सहयोग उनका रहा। बार बार जहाँ भी मैं अटक जाता हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं निराश हूँ, तो मेरे लिए प्रकाश पुंज की तरह तैयार रहते हैं। तो वाइस भी हैं और आप मतलब बखूबी निभा रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मुझे लगता है। तो मेरा अभी दूसरा सवाल आपसे ये है सर कि लाइफ में जैसे आपने बोला संघर्ष हमेशा है, कठिनाइयाँ आती रहती हैं, आपके लिए संघर्ष का परिभाषा क्या है? किस तरीके से परिभाषित करेंगे आप संघर्ष को? जब काम आसानी से नहीं हो, इसका मतलब संघर्ष है। आप कुछ चाह रहे हैं और वो आसानी से नहीं हो रहा है, तो संघर्ष है। बिना संघर्ष जिंदगी कुछ भी नहीं है। यदि सब कुछ आसानी से मिल रहा है तो फिर उसमें मजा ही है। तो क्या ये संघर्ष अभी तक चल रहा है आपका? ये आजीवन चलने वाला है। आजीवन चलने वाला है। तो कभी ऐसा हुआ है जब आप बहुत डिमोटिवेट हो गए, बहुत परेशान हो, आज छोड़ देता हूँ ये काम, उस समय कैसे, मतलब जैसे आपने बोला क्या जो है आपके जीवन स्रोत हैं, वो प्रकाश के स्रोत हैं, आपके लिए आते हैं और वो बचा लेते हैं आपको, लेकिन क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल आया कभी आपके पास कि आप छोड़ दो सब कुछ? कोडिंग में आ जाता है, कोई ऐसा कोड कर रहे हैं जिसमें कंटिन्यू 1 वीक हो गया है, आप उलझे हुए हैं, बार बार टाइप कर रहे हैं, बार बार फिर मिट जाता है, फ्रस्ट्रेशन तो हो जाता है। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम उसको हल कर लेते हैं तो जब खुशी होती है वो कई गुना होती है। उसको दूर कैसे करते हैं उस लेवल को? बात कर लेता हूँ सर से, बस वही प्रकाश से उठते बात कर लेते हैं। बहुत परेशान होता हूँ, मैं उनको फ़ोन मिलाता हूँ, और शायद ही कभी ऐसा अवसर आया हो कि मैंने फ़ोन मिलाया हो और सर फ़ोन ना उठाया। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात। सर, मेरा वर्कशॉप से लेके कि आप वर्कशॉप में जब बता रहे थे, आप बोल रहे थे कि मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो ऑफकोर्स प्राइमरी स्कूल के टीचर 1 से क्लास 7 तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आप बोलते हैं बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है और उनको सिंप्लीफिकेशन में किस तरीके से आप तोड़ के पढ़ाते हैं, तो ये आइडिया आप कहाँ से जनरेट किया, क्या क्या प्रोसीजर अपनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आप? देखो, बेसिक में एक टीचर हूँ, तो शिक्षण विधि तो हमने सीखी है, अनुभव से भी आती है। प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है, उसमें सिंप्लीफाइड करना चीज़ों को, प्ले वे मेथड से पढ़ाना और बच्चों के साथ घुल मिल जाना, ये बहुत जरूरी है। तो वो तो हमें आता है ना, क्योंकि हम टीचर हैं। सर, क्योंकि यंगर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में 5 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, और जो बच्चे पढ़ाते हैं वो सारे विद्यार्थी हैं विश्वविद्यालय के, मैं भी उसका पार्ट हूँ। तो ऐसे युवाओं को जो खुद स्टूडेंट है, क्योंकि आप टीचर हैं, आपने सीखा है पढ़ाना, और वो हम तो स्टूडेंट हैं, हम लोग लर्नर हैं अभी, हम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर हम लोग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या चीज़ें अपनानी चाहिए ताकि बच्चों को समझा पाएँ और बेहतर तरीके से उनको ज्ञान प्रदान कर सके? एक शिक्षक होना एक बहुत अंदरूनी मामला है। यदि कोई किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली है तो भी शिक्षक हो सकता है, क्योंकि अंदर से जब आपकी आवाज़ आ रही है कि आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं और आपको सिखाना है, तो फिर आप शिक्षक हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाते वक्त ध्यान रखने की बात यह है कि आपको बहुत तेज़ी नहीं करनी है,
क्योंकि बच्चे तेज़ी से नहीं सीख पाएंगे। एक तो आपको सब्र रखना है, बच्चे धीरे से सीखते हैं पर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा खेल विधि प्रयोग करें, उनको कभी ना लगे कि आप उनको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना तो एक काम है, काम में मजा नहीं आता। आप हमेशा खिलाएं पर एजुकेशनल तरीके से खिलाएं, उसमें सीख जाएं बच्चे। इसके अलावा आप सिर्फ शब्दों से ना समझाएं, यथासंभव कुछ चीज़ें भी उनको दिखाते रहें। मान लो आप फल पढ़ा रहे हैं तो कुछ फल अगर आपने रियल में दिखाए तो बच्चे अच्छे से समझेंगे। एक्सपेरिमेंट मेथड, आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो छोटे छोटे प्रयोग वाकई करके दिखाएं, बच्चे सीख जाएंगे। सर अभी आपने बोला कि खेल खेल में पढ़ाना है, तो क्या खेल होने चाहिए? ऐसे कुछ खेल आपके पास हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। आप अंग्रेजी की वर्णमालाएं सिखा रहे हैं तो आप कार्ड बना लीजिए, गत्ते को काट के खुद ही अपने स्केच पेन से ABCD लिख लीजिए, आप उनको फैला कर उनसे खिलाइए। बच्चे खेल खेल में लेटर्स को सीख जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स को सीख जाएंगे, उनको आप मिला करके वर्ड्स बनाएंगे, उनको सीख जाएंगे। इसी तरह अंकों के कार्ड बना लीजिए, अंकों को तैयार कराइए, वो सीख जाएंगे। आपके पास फ़ोन है, उसमें आप एजुकेशनल गेम डाउनलोड कीजिए, जैसे मेरा ये किंग ऑफ मैथ आप डाउनलोड कर लीजिए, आप बच्चों को उसे दीजिए, बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, उनकी स्कोरिंग होगी, उनको स्टार मिलेगी तो प्रेरित भी होगी। इस तरह की तकनीक आप अपना सकते हैं। सर जैसे अगर मैं ज्योग्राफिकल फिगर्स की बात करूँ, मैथमेटिकल फिगर्स की बात करूँ, सर्कल की बात करूँ, ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रापेजियम, तो इन बच्चों में थोड़ी देर बच्चों को मैथ सर ऐसा विषय है, बहुत सारे बच्चे भागते हैं, खास करके लड़कियां बहुत भागती है, जबकि मेरा अपना लग रहा है कि अगर मैथ्स अगर आपने प्रैक्टिस की उससे आसान कुछ है ही नहीं। तो जो लोग भागते हैं और जो लोग उसको बहुत बर्डन मानते हैं, उनके लिए क्या संदेश है कि उस चीज़ों को कैसे आसान बना सकते हैं? उसमें मुख्य भूमिका टीचर निभा सकता है। आप जब तक चीज़ों को दैनिक जीवन से नहीं जोड़ेंगे तब तक चीज़ें क्लिष्ट रहेंगी। आप ज्यामितीय आकृतियाँ पढ़ा रहे हैं तो दैनिक जीवन में जो चीज़ें आप उनसे जोड़िए, आप एग्जाम्पल दीजिए, आप उनको वही चीज़ें दिखाइए। जब आप ऐसा करेंगे तब आसानी हो जाएगी। और यदि आपने सीधे उनको सिखा दिया कि आज मैं आपको त्रिभुज पढ़ा रहा हूँ और डायग्राम बना करके परिभाषाएं लिखाने लगे, फिर बात नहीं बनेगी। आप बिल्कुल उनको बेसिक चीज़ें सिखाइए, दिखाइए। त्रिभुज अगर पढ़ाना है आपको तो कैसे पढ़ाएंगे? त्रिभुजाकार आकृतियाँ दिखाइए आपको। मान लो झंडा है, कोई त्रिभुजाकार, झंडे लगे होते हैं मंदिर में, त्रिभुजाकार। इस तरह की शेप में क्या क्या चीज़ें हैं आप देखोगे, मिल जाएगी, आस पास ही मिल जाएगी, वो बताइए। हर क्षेत्र में अलग अलग होती हैं, आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते, वो चीज़ें दिखाइए। कुछ गत्ते या कार्डबोर्ड से काट करके आप उनको दिखा सकते हैं, वो चीज़ें आप दिखाइए। और फिर उसके साथ आप दूसरी चीज़ें भी दिखाइए जो दूसरी तरह की हैं, उनसे कंपेयर कराएं, उनको आप अलग अलग वर्गीकृत कराएं, सीख जाएं। सर साइंस की बात करूँगा, क्योंकि मैथ्स की मैंने बात की, साइंस भी एक ऐसा विषय है जो अपने में एक अभी भी क्वेश्चन मार्क है। फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, तीनों विषय अगर सब साथ में पढ़ना होता है तो और टफ हो जाता है। बच्चे साइंस के नाम से पढ़ते हैं, तो साइंस के अगर किसी टॉपिक को आसान करना है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, क्योंकि हम देखते नहीं हैं और इमेज देख कर के आए, मैंने बहुत बार कोशिश किया बच्चों को ट्रांसपेरेंट सीख कर बच्चों को पढ़ाने की, तो मैं उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाता हूँ। अगर मुझे बच्चों को ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाना है, क्योंकि बेसिक चैप्टर से स्टार्ट होते हैं, या प्लांट्स के बारे में बताना है, मुझे जर्म्स और के टिश्यूज़, मतलब बॉडी के टिश्यूज़ के बारे में और प्लांट्स के टिश्यूज़ के बारे में बताना है, जर्म और फिलोम के बारे में, तो कैसे मैं आसान तरीके से, अगर प्लांट्स को पढ़ना है तो कैसे पढ़ाऊँ, और ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है तो कैसे पढ़ाऊँ? हाँ, मैं दोनों के लिए ही बताता हूँ। ख़ासतौर पे ये जो टॉपिक आपने बताया है, इसमें आप एनिमेशन वीडियोज़ का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं इसलिए बता रहा हूँ। बाकी और भी तरीके हैं, आप चार्ट यूज़ करते, आप मॉडल्स आते हैं जिसमें ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी होते हैं, वो सब दिखा सकते हैं। बट बहुत सिंपल ये है कि आप यूट्यूब से जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका एनिमेटेड वीडियो डाउनलोड कीजिए, या डाउनलोड ना करें, सीधा दिखाएं। उसमें आपको उसकी प्रोसेस भी दिखाई जाएगी और उसकी संरचना भी, किसमें क्या क्या चीज़ें वो दिखाई जाएगी। आप 1-2 बार वीडियो दिखाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे आप पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं तो भोजन कैसे पच रहा है, तो शायद हम इसको वैसे नहीं दिखा सकते, लेकिन एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो सर अभी जो आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं? टेक्नोलॉजी की बात करूँ मैं, एक तो हमने हमारे स्कूल में प्राइमरी क्लासेस के लिए सेपरेट लैब, कंप्यूटर लैब विकसित की हुई है इन्फोसिस के माध्यम से, प्रोजेक्ट टिक्टा के माध्यम से। उसमें हमने 15 कंप्यूटर लगाए हुए हैं और उन कंप्यूटर्स में बहुत सारे एजुकेशनल गेम्स डाले हुए हैं बच्चों के लिए। तो हम बच्चों को जब वहाँ बिठाते हैं कंप्यूटर पे, तो ये नहीं
क्योंकि आपको कंप्यूटर सीखना है ना, आप बस खेलेंगे, लेकिन सारे गेम्स ही एजुकेशनल और फिक्स टास्क देते हैं बच्चों के, आज आपको ये करना है। उसमें फ्लैश गेम्स हैं और कुछ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनके माध्यम से टॉपिक के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आओ और कुछ भी करो, टॉपिक के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आप वो कीजिए, वो कराते हैं। और बच्चे हमारे फर्स्ट सेकंड के बच्चे भी आराम से कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाते हैं। ये तो कंप्यूटर की बात हुई, और कुछ एक्स्ट्रा? कंप्यूटर पे ही हम सारे सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट का कंटेंट हम खुद भी तैयार करते हैं, वीडियोस तैयार की हैं, हमारे जो ऐप्स हैं वो भी डाले हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर वो भी डाले हैं, जैसे लिटरेसी इंडिया का एक सॉफ्टवेयर है, तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, वो डाला था प्रोजेक्ट के तहत से। सर, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि अब शिक्षा का मत, पहले तो शिक्षा का अगर परिभाषा मैं अपने हिसाब से दूँ तो शिक्षा का परिभाषा ये है कि आप जीने लायक बन जाए, आपको जीवन कैसे जीना है उसके बारे में पता चलती है। लेकिन शिक्षा अब कुछ और डायरेक्शन में बह रही है, अब ये है कि आप कितना कमा लें, तो इस बात से आप कितना, देखो कमाई को आप एक एस्पेक्ट मान सकते हो, क्योंकि सर मैं अभी सरकारी विद्यालय की बात करूं और जो निजी संस्थाएं के स्कूल हैं उनकी बात भी करूं, तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी जा रहे हैं, तो ट्यूशन करते हैं। ये 100% मैक्सिमम इंडिया में हमारा सर्वे है दिल्ली में, जो मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं वो ट्यूशन पढ़ते हैं। तो स्कूल में भी ये है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई के मामले में ढिलाई हुई है और बच्चे ट्यूशन की जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में, निजी संस्था के स्कूल में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में, आप फिर भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए निजी संस्थाओं के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे मतलब ये सवाल मेरा ये है आपसे, वैसी निजी संस्थाओं को या हम लोगों को, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनको पढ़ाई के स्ट्रक्चर्स में, सिलेबस के स्ट्रक्चर्स में, करिकुलम के स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से बदलाव करने चाहिए ताकि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत ना पड़े? ट्यूशन इसलिए कर रहे हैं कि करिकुलम ऐसा है, ये बात नहीं। करिकुलम को बदलना, सिलेबस को बदलना, ये तो MHRD लेवल की बात है, हम वहाँ अपने सजेशन भेज सकते हैं। सर, ट्यूशन करिकुलम चेंज करने से मतलब ये है स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास 8 पीरियड है, 8 एक साइंस का, एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, नहीं ऐसा तो नहीं है बर्डन पे बर्डन दिए जा रहे हैं सर क्लासेस में, इस वजह से वो समस्या है, वो बोल रहा हूँ मैं। मतलब किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं और कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाएं कि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत है। करिकुलम ऑब्वियसली तो शिक्षा का क्षेत्र है, सभी स्कूल्स की ये स्थिति नहीं है। पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, हमारे यहाँ में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनके बच्चे कहीं ट्यूशन नहीं जाते और वहाँ से मेरिट भी आते हैं और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। मुझे याद है बीबी रानी एक स्कूल है जहाँ लगभग 1800 बच्चे पढ़ते हैं और मेरिट भी आते हैं वहाँ से, और वहाँ के बच्चे खूब सफल हैं। सर, आपके स्कूल का नाम क्या है और कहाँ पे वो स्कूल है? मेरा स्कूल अलवर में है, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय अलवर। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सेपरेट संस्कृत शिक्षा विभाग चलता है, उसके अधीन हमारा विद्यालय है। इस विद्यालय में सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाए ही जाते हैं, और सेपरेट संस्कृत भी पढ़ाया जाता है। संस्कृत भी पढ़ाया जाता है। सर, अगर मैं आखिरी सवाल पूछूँ, क्योंकि आपको बहुत समय ले लिया, आखिरी सवाल ये पूछूँ कि 3 विषय ऐसे, मतलब 3 संदेश अगर हम शिक्षक को देना चाहें तो 3 संदेश क्या होंगे? 3 संदेश अगर मैं बोलूँ जो आपके अनुसार शिक्षक को मानने चाहिए और फॉलो करना चाहिए तो क्या होंगे? वो तीनों एक ही संदेश है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है कि आपसे इस बात में अपने विचार को रखा। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। नए एपिसोड में नई सेलिब्रिटी के साथ एक नए संदेश और एक नए मैसेज को लेकर के आपके पास उपस्थित होंगे। उम्मीद करता हूँ मोहम्मद इमरान सर की बातें आप तक पहुँची होंगी, खास करके शिक्षक और बच्चों के बीच में पहुँची होंगी। आपको उनकी जो बातें हैं हम लोगों को कहीं ना कहीं लाभ देंगी। मुझे इमरान सर को, मेरे कैमरामैन शाहरुख को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ।